विवेक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए आप नागपुर में बैठे हैं और वो संघ का मुख्यालय है, वहां से बहुत चीजें निकलती हैं और अभी इस वक्त वो पूरा नागपुर दिल्ली में है। 4, 5 और 6 बड़ी अहम बैठक जो प्रचारकों की होती है, अब आज से शुरू हो गई है और 3 दिन चलने वाली है। बहुत सारी चीजें, ऐसा माना जा रहा है कुछ चीजें निकलेंगी। अध्यक्ष भी उसमें समाहित है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें ही पेच फंसे हुए हैं। मोदी और शाह जो चाह रहे हैं वो संघ होने नहीं दे रहा है। और संघ की पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है, उसी उन्हीं की पैदाइश है, उसको जैसे तैसे बचाते। लेकिन बिहार में जो सब कुछ दृश्य है, क्या कुछ सुगबुगाहट इस सबको लेकर है? जो जो चीजें वहां चल रही, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया टिप्पणी, अध्यक्ष को भी और साथ में ये सारा कुछ जो है, कहीं राष्ट्रपति शासन की ध्वनि की जो अभी बात की, या अराजकता फैलेगी तो फर्दर आप एक वो घोषित आपातकाल जैसी बात कही, अरुण जी ने संकेतों में कही, प्रतिक्रिया आपकी। जी संजीव जी, दो बातें आपने पूछी। एक तो अध्यक्ष पद को लेकर, तो इसके बारे में मैंने कई बार ये बात कही है कि भाजपा जो है वो आरएसएस की प्रायोरिटी सिर्फ भाजपा है ऐसा नहीं कह सकते। भाजपा पर कंट्रोल ये आरएसएस की प्रायोरिटी है। वैसे तो भाजपा है और भाजपा जो है वो सारे संघ परिवार पर छाया हुआ है। अपना शिकंजा मोदी और शाह की जोड़ी ने कसा हुआ है पूरे संघ परिवार पर, और उससे उसको निकालना है भाजपा को और अपने नियंत्रण में पूरी तरह से लाना है। ये है भाजपा आरएसएस की प्रायोरिटी। तो उसके तहत ये जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आरएसएस एक अहम भूमिका निभाएगा। इसके सारे इंडिकेशंस हमको मिल रहे हैं। मतलब अभी तक जो अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकशी चल रही है, अध्यक्ष चुना नहीं जा रहा है, तो उसका कारण ही ये है कि आरएसएस ने अपनी बात रखी है कि अध्यक्ष पद जो है वो उसमें आरएसएस का जो कहा है उसको आपको मानना पड़ेगा। आरएसएस जो कहेगा उस व्यक्ति को आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आप उस व्यक्ति का नाम सामने करें जो हमको मंजूर हो। तो इस तरह से कुछ रस्साकशी चल रही है और इसीलिए इसमें देरी होते हुए हम देख रहे हैं। सारे वो मुझे लगता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके कुछ आधे से ज्यादा लोग होने चाहिए, आधे लोग कम से कम होने चाहिए चुनाव के लिए। वो सारे विवेक जी अब तक 22 के आसपास का हो गया है, जो अब 9 और हो गए, तो 22 के लगभग हो गया और आधा हो गया। अभी 2, 3, 4 और चुन के शायद अब रास्ता साफ हो गया, ऐसा लगता है। जी, और उसमें से भी ज्यादातर आरएसएस के पसंदीदा लोग हैं। ये भी इस तरह की भी खबरें आ रही। इसका अर्थ ही ये है कि जब अध्यक्ष चुना जाएगा तो वो आरएसएस की मर्जी का अध्यक्ष चुना जाएगा। इसका सीधा संबंध 2029 से है, इसलिए कि आरएसएस 2029 में बदलाव चाहता है। वो मोदी जी को कतई 2029 के बाद आगे प्रधानमंत्री कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसीलिए अध्यक्ष पद के चुनाव से शुरुआत है। यहां से ही बदलाव शुरू होगा और 2029 में वो बदलाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिस समय हम किसी एक नए चेहरे को सामने आता हुआ देखेंगे। ये जहां तक अध्यक्ष पद का सवाल है, मुझे लगता है आरएसएस में ये इस तरह की कुछ सोच और कुछ विचार प्रक्रिया चल रही है। ये बिहार में जो हो रहा है तो ये तो स्पष्ट है कि ये दमनकारी इलेक्शन कमीशन है। और ये जिस तरह मतलब ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजो, तो ये कहां से, ये कौन से ओमनीपोटेंट लोग हैं, ये कौन से ग्रेट लोग हैं जो बैठे हैं 3 वहां पर इलेक्शन कमिश्नर, ये इनकी क्या अहमियत है और इनका क्वालिफिकेशन क्या है? ये क्या कॉम्पिटेंस के बेसिस पे चुन के आए हैं कि मोदी की मर्जी की वजह से वहां पर बैठे हैं? और ये कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजो। भाई आप कौन लोग हैं? आपकी कॉम्पिटेंस क्या है? आप तो मोदी जी के कहने पर बने हुए हैं। आप किसी की आइडेंटिटी को इस तरह से नीचा कैसे दिखा सकते हैं? आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है? आप तो गुलाम है एक तरह से मोदी जी के, और आप कह रहे हैं कि आप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजिए। तो ये मतलब ये बहुत इस तरह की बातें बहुत गुस्सा दिलाती है व्यक्ति को। और जिस तरह का काम बिहार में चल रहा है, क्या है क्या है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप जो 3 कैटेगरीज अलग अलग की है, 87 से पहले, 87 से 2003, 2003 के बाद, वो सारा जो उसके स्टिपुलेशंस है वो तो आदमी को याद भी नहीं रहते। आप कितने भी बार पढ़ लो, समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली किसको क्या करना है। अगर मुझे से व्यक्ति को वो सारी बातें मेरे जहन में घुसती नहीं है, मेरे दिमाग में घुसती नहीं है, तो जो बेचारा गरीब अनपढ़ वहां का आदमी है वो, और वहां की जो कोई महिला वोटर होगी, पुरुष वोटर होगा, उसको क्या समझ में आए कि उसको करना क्या है? वो क्या समझेगा? तो इतना समझने के लिए कठिन और जटिल इन्होंने एक प्रोग्राम वहां के गरीब लोगों के लिए, और 1 महीने के अंदर इतनी इफिशियंसी भारत देश की कब से हो गई है कि 1 महीने के अंदर ये सारा काम होगा? क्या हम इस इफिशियंसी के लिए जाने जाते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का खुद का इफिशियंसी ये है? वो जब वोटिंग हो जाता है तो वोटिंग का परसेंटेज देने के लिए 3 दिन लगाते हैं।
ये इनकी खुद की एफिशिएंसी है और ये दुनिया को अकल सिखा रहे हैं कि आप 1 महीने में कंप्लीट कीजिए। आप 3 दिन के बाद और 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वोटिंग का परसेंटेज देते हैं, तब आपका एफिशिएंसी और आपका कॉम्पिटेंस कहा जाता है। इनसे पूछना चाहिए। तो ये थर्ड रेट पूरी तरह से एक कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का। इसको कोई दर्जा ही नहीं है, दर्जाहीन जिसको कहते हैं, इस तरह से ये पेश आ रहे हैं। तो अब करने वाले क्या है, ये 4 लाख के करीब लोगों को अगर इस तरह से अपने आप को सिद्ध करना होगा 4 करोड़ के ऊपर, तो फिर क्या 4 करोड़ में से अगर एक मान लीजिए कि आप 1 करोड़ लोग उसमें खड़े नहीं उतरते इस कसौटी पर, तो क्या उनको वोट नहीं करने दिया जाएगा? मतलब बिहार के चुनाव में 1 करोड़ लोग अगर ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करते, तो क्या आप 1 करोड़ लोगों को चुनाव से दूर रखेंगे? ये करने वाले हैं आप? यही तो खेल है सर, यही तो खेल करना चाहिए। इसमें संघ का क्या रोल है? संघ क्यों चुप है सर, खामोश क्यों है इतना वोट को लेकर बात करने वाले? इसके इस पर्टिकुलर विषय के लेकर अब इन्होंने बिहार में खुद संघ ने जो वहां पर 2015 में किया था, संघ के प्रमुख ने जाकर, अब अगर ये बीजेपी को कहेंगे तो वो इनसे कहेंगे ना, आपने 2015 में आप ही ने तो हराया हमको, आपने वहां जाकर रिजर्वेशन की जो बात की संघ प्रमुख ने, उसके वजह से तो बिहार में हमारा पानीपत हुआ। तो ये मतलब संघ को भी मुंह चाहिए ना बोलने के लिए, उनको भी कोई उनका भी फेस बिल्कुल नहीं है उनको, इनको दिखाने के लिए। एनीवे, लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ के करीब भी 50 लाख के करीब भी लोग इस प्रक्रिया से सफलतापूर्वक बाहर नहीं आते हैं, तो क्या आप उनको वोटिंग से दूर रखेंगे? ये भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई इलेक्शन कमीशन लोगों को वोटिंग करने से दूर रख रहा है। मतलब इलेक्शन का पर्पस ही लोगों को वोटिंग से दूर रखना है। मतलब इलेक्शन का पर्पस है लोगों को, ज्यादातर लोगों को उसमें शामिल करना, वोटिंग प्रक्रिया में लाना। इनकी प्रक्रिया है एक बहुत बड़े तबके को वोटिंग की प्रक्रिया से दूर रखना। ये इलेक्शन कमीशन है, इसको इलेक्शन कमीशन कहेंगे। तो ये जो दमनकारी इलेक्शन कमीशन है, ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने से, वो जो पप्पू यादव कह रहे हो प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये अंग्रेजों से भी खराब लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जो कह रहे हैं ये अंग्रेजों ने तो भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत लिया है भारत से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत को बहुत दिया है। मतलब हमारे फॉरेस्ट के सर्वे से लेके आर्कियोलॉजी के सर्वे, जो हमारे पास कुछ नहीं था, आज जो रेलवे से लेके सारा उन्होंने ही हमको दिया है। इन्होंने क्या दिया है 11 साल में? भाजपा का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए? तो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी देश पे। और जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश का साथ इन्होंने दिया, इनके फोरफादर्स ने ब्रिटिश का साथ दिया। और अब ब्रिटिशों से डिवाइड एंड रूल, मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देके खत्म करूंगा। महाराष्ट्र में क्या कर रही है? महाराष्ट्र में जो सारे स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव है, उसमें ये क्या खेल खेल रहे हैं? इन्होंने जो हिंदी भाषा का सख्ती वाला जो नियम लाया, उसकी वजह से आज महाराष्ट्र में जो मराठी वर्सेस नॉन मराठी युद्ध छिड़ा है, उसका पर्पस ही ये था कि ये मराठी वर्सेस नॉन मराठी इनको करना था महाराष्ट्र में। और उसमें उनका गणित यह है कि जो हिंदी, गुजराती, बाकी सारे जो अमराठी लोग हैं, नॉन मराठी लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करें, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद है महाराष्ट्र में, उनको वो बीजेपी को वो वोट करें। और जो मराठी, इनके जो कमिटेड वोटर्स है, जो हर हालत में जो इनके अंधभक्त है, वो भी इनको वोट करेंगे ही। इस तरह से अपना जो गणित है महाराष्ट्र में वो जमाना चाहते हैं मेजोरिटी का, और ये उसके लिए वो मराठी और गैर मराठी लोगों को सड़क पर लड़वा रहे हैं। ये इतने खतरनाक लोग हैं। तो इनसे प्रोटेस्ट करने से, जुबानी प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। इनके खिलाफ आप जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक इनके साथ में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और जीती तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती।